हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आपके लिए फिर एक न्यू टॉपिक जो कल छोड़े थे, मतलब 3 टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको 3 मनोवैज्ञानिक के बारे में, जिसमें एक था आपका लेव वाइगोस्की था, जीन पियाजे था, और तीसरा नंबर आज है कोहल वर्ग। इसका दूसरा नाम भी है लॉरेंस कोहल वर्ग भी कहा जाता है। तो इसी के बारे में हम आप लोग बेहद तरीके से चर्चा करने वाले हैं। इसमें बहुत मजा आएगा आपको लोग को। इस टॉपिक में इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा इसमें पढ़ने के बाद, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठा देते हैं। 3 ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो प्रीवियस क्वेश्चन आप उठाकर देखें वहां से, तो यहां से क्वेश्चन निश्चित ही रहता है। तो चलिए इसको आज बहुत बारीक से समझते हैं और बिल्कुल सरल भाषा में, अपनी भाषा में बात करेंगे आपसे और आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इसको लगाते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है मनोवैज्ञानिक कोहल वर्ग से संबंधित। इसके बैकग्राउंड को जान लीजिए। कभी कभी पूछ देता है कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका जो जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1927 ईस्वी को ब्रोक्सविले, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, है ना, अमेरिका में पड़ता है। और मृत्यु 1987 ईस्वी में बोस्टन के मैसाचुसेट्स एक स्थान है, वहां पर इनकी देहांत हो गया था। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चों पर शोध किया। क्या शोध किया? बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, उसके अंदर नैतिक विकास कैसे होता है, सामाजिक में रहने पर उसके क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इस सभी बातों को इन्होंने बहुत बारीक तरीके से गहन अध्ययन किया, एक्सपेरिमेंट किया, शोध किया, और नतीजा निकला ये जो आप लोग के सामने है। हम लोग इससे प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, जब भी आपको कहेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा कोहल वर्ग। तो यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठा दिया जाता है। और यह जो था पियाजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से प्रेरित था। इससे पहले हमने पियाजे के बारे में पढ़े थे, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो उन्हीं के सिद्धांत से यह प्रेरित था, और उनके ही सिद्धांत में इन्होंने कुछ जो है बदलाव किया, शोध किया, और एक नैतिक तर्कना के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। तो जीन पियाजे के नैतिक मूल्य के सिद्धांत से प्रेरित था, यानी पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप रहा। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पियाजे के सिद्धांत से बहुत प्रभावित था, इसीलिए तो उसको पढ़ा होगा और इसे शोध किया होगा, जहां त्रुटियां इन्हें नजर आई होगी। देखिए, इनका कथन था, इन्होंने कहा था बच्चों पर जब एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने कहा कि छात्रों में नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट जो होता है, वह जन्मजात नहीं बल्कि समाज के द्वारा, समाज में रहने से होता है ना। जिस प्रकार से बच्चे बड़े होते हैं, समाज के करीब जाते हैं, और समाज के करीब जाने के फलस्वरूप उसमें नैतिक विकास आता है, इनका करना था। तो अगर पूछ देगा आपसे कि छात्रों में नैतिक विकास के जन्मजाता, यानी नैतिक विकास के डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोहल वर्ग ने दिया था। इसको लॉरेंस कोहल वर्ग भी कहीं कहीं पर दिया जाता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर उन्होंने कहा था कि सबसे पहले बालक जो होता है अनौपचारिक रूप से अपने आसपास पड़ोस के स्कूल में नैतिक विकास सीखता है, नैतिक विकास होता है। नैतिक विकास की बात करें तो नैतिक विकास के बारे में कहा था इन्होंने कि बच्चों का नैतिक विकास जो होता है विद्यालय में होता है। लेकिन अगर सामाजिक विकास के बारे में बताया इन्होंने कि सामाजिक विकास जो होता है वातावरण में होता है। तो दोनों पॉइंट उठा लिया जाता है यहां से। नैतिक विकास के बारे में अगर पूछा जाए तो वह विद्यालय से मिलता है, जबकि सामाजिक विकास इसके वातावरण में ग्रहण करते हैं बच्चे। इनके अनुसार कहा गया था कि जब बालक जन्म लेता है तो वह ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा और बुरा आचरण समाज से सीखता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके अनुसार इन्होंने 3 अवस्था बताया और उसके 6 चरण को सार्वभौमिक बताया। कौन? ये कोहल वर्ग साहब ने, जो अमेरिका के थे। उन्होंने बताया था कि 3 अवस्था होते हैं विकास के, और उसके 2-2 चरण होते हैं। 6 चरणों में बच्चों का फिर विकास, डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चे विकसित हो जाते हैं। पहला जो था पूर्व परंपरागत अवस्था के बारे में इन्होंने चर्चा किया, डिवाइड किया बच्चों को। तो पूर्व परंपरागत अवस्था बताया कि बच्चों की उम्र 4 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की अवस्था जब होती है, तो पूर्व परंपरागत अवस्था के चरणों में इन्होंने रखा। फिर वही
दूसरे चरण की बात किया और दूसरे चरण में इन्होंने कहा दूसरी अवस्था तो परंपरागत, एक था पूर्व परंपरागत और दूसरा है परंपरागत अवस्था। इसका उन्होंने बांटा कि 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक के आयु के बच्चों को डिवाइड किया इसमें। और तीसरा अवस्था बताया था उत्तर परंपरागत, इसे पक्ष परंपरागत भी कहा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। इसका दूसरा नाम उत्तर परंपरागत को पक्ष परंपरागत भी कहा जाता है। और इसमें आयु की क्राइटेरिया रखा गया 13 वर्ष से अधिक। जिस प्रकार से हम लोग ने जीन पियाजे के बारे में 4 चरणों में पढ़ा था, तो उसी के अनुरूप ये 3 चरण में बांटा, 3 अवस्था में बांटा और 6 चरण में। प्रत्येक चरण के 2-2 गो चरण बांटे, मतलब 6 चरण होगा। पहला चरण का 1 और 2, दूसरे चरण का फिर 1 और 2, तीसरे चरण का 1 और 2, टोटल मिला के 6 चरणों के बारे में इन्होंने बताया। और वही 6 चरणों के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना आशा करते हैं कि आपको यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे बातों में करते हैं इसके हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत के। हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो में और देखते रहेंगे। चलिए देखिए, यहां तक आपको अगर शॉर्ट स्क्रीन नहीं लिए हैं आप लोग तो कृपया कर सके आप लोग वीडियो पॉज कर लेंगे और वीडियो पॉज करके आप ले सकते हैं। चलिए, नहीं तो बार बार फिर वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए, हो गया। यहां से आपका है जो 6 चरणों के बारे में बात करेंगे। पहला चरण है आपका अवस्था के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस अवस्था 3 अवस्था को जानने से पहले कुछ पॉइंट इन्होंने बताया था कोहलवर्ग साहब ने। उसमें से आप है मोरल डायलेमा के बारे में। मोरल डायलेमा, नैतिक दुविधा इसको कहा जाता है। आप लोग लिख सकते हैं नैतिक दुविधा, इंग्लिश में मोरल डायलेमा। इसके बारे में समझ लीजिए। मोरल डायलेमा का मतलब होता है, इस पर हम थोड़ा सा एक स्टोरी बताएंगे, कहानी बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप मोरल डायलेमा की समझ लीजिए वर्ड क्या है। मोरल डायलेमा वह शब्द है, मतलब जब कभी हम किसी परेशानी या मुसीबत में पड़ जाते हैं, दुविधा में फंस जाते हैं कि यह काम हम करें अथवा नहीं करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, निर्णय हम खुद नहीं ले पाते हैं, तो वैसी अवस्था को कहा जाता है मोरल डायलेमा, नैतिक दुविधा। दुविधा में पड़ जाते हैं, ये अच्छा काम मेरे लिए होगा अथवा नहीं होगा, दुविधा में फंसे होते हैं, तो इसी को कहा जाता है मोरल डायलेमा। चलिए, इस पर एक कहानी है, कहानी गौर से सुनिएगा, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा इसमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये डायलेमा क्या होता है। जैसे अमेरिका में एक हुंज नाम का एक व्यक्ति था, उसके 2 बच्चे और एक पत्नी था। बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, कोई चीज की उससे दिक्कत नहीं थी, है ना, सब कुछ अच्छा से बढ़िया से चल रहा था। अचानक कुछ दिनों के बाद, है ना, हुंज के पत्नी बीमार पड़ गई। हुंज, याद रखिएगा, हुंज एक कहानी से कभी कभी रिलेटेड क्वेश्चन देता है। हुंज की पत्नी बीमार पड़ गई और हुंज ने, उस समय हुंज के पास कोई पैसा कौड़ी नहीं था, मैंने उससे ताकि अच्छे अस्पताल में उसको इलाज कराए, भर्ती कराए, और बच्चे 2 भी थे, उसको भी देखभाल करना था, बड़ी मुसीबत थी इनके पास। उस जमाने में, बहुत पहले की घटना है, लगभग 1927 के पहले, समझ लीजिए 1927 में। तो उस समय है जो वहां उतना आने जाने यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे शहर जाने के लिए, तो इन्होंने किसी प्रकार से, क्योंकि इनके गांव से शहर की दूरी जो थी लगभग 4 से 5 किलोमीटर थी, वहां किसी प्रकार से ले जाना असंभव था इनका, लेकिन किसी प्रकार से अपनी पत्नी को शहर ले गया इलाज करवाने के लिए। कौन? हुंज ले गया। 2 बच्चे थे, बच्चे भी साथ में थे, बहुत परेशानी थी, करे क्या करे, ले गया किसी प्रकार से अस्पताल में लेकर के उसमें चेक किया। डॉक्टर ने बताया इन्हें कि आपको है जो कुछ दवा लानी है ना, कुछ जो है दवा लानी है, यह दवा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह दवा अगर आप मार्केट से ले लाते हैं तो आपकी पत्नी की जान बचाई जा सकती है।
अन्यथा भगवान भरोसे बच सकती है अथवा नहीं। इसके मन में बहुत दुविधा हुआ, पैसा भी इसके पास नहीं था, बच्चे को भी खिलाना था, बड़ा परेशानी था। इन्होंने सोचा क्या किया जाए, ये मन में अपना दुविधा कर रहा था, क्या करें नहीं कर रहे। तो इनका मन में आया कि क्यों ना हम दुकान वालों से जाकर के जहां मेडिसिन मिलता है वहां से हम चोरी करके ले लाएं और अपनी पत्नी को जान बचा लें। फिर इसके मन में सवाल उठा कि अगर हम चोरी करते हैं, अगर कहीं पकड़े जाएं तो पुलिस हमें उठाकर लेकर चली जाएगी और मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा, मेरे बच्चे भी जाएंगे, भूखे मरेंगे और मेरी पत्नी का भी जान चला जाएगा। ये बेचारा दुविधा में था। तो इसी को कहा जाता है आपको, लेकिन लास्ट में उन्होंने निर्णय ले लिया। क्या किया? लास्ट में निर्णय ले लिया कि हमें है जो चोरी करके लाना है, चाहे जो हो जाए। तो जो चोरी करके, एक वर्ड और यहां आता है, एक तो नैतिक दुविधा है और एक होता है मोरल रीजनिंग कहते हैं इसको। मोरल रीजनिंग, ये दोनों वर्ड समझ में आ जाएगा आपको। मोरल नैतिक तर्कना कहा जाता है, नैतिक तर्कना। तो उन्होंने निश्चय कर लिया, ये निश्चय कर लिया कि हमें है जो किसी प्रकार से दवा लाना है, चाहे चोरी करके ही क्यों ना लाना पड़े। तो यह चोरी करने का निश्चय कर लिया। तो जब यह चाहे गलत हो या सही हो, उस स्थिति में, दुविधा की स्थिति में, चाहे सही हो या गलत हो, कोई निर्णय ले लेना ही कहलाता है आपका मोरल रीजनिंग, अर्थात नैतिक तर्कना कहलाता है। तो आप दोनों बात समझ में आ गया था। यहाँ दुविधा है, क्या करे ना करे, वो सोच रहा था, तो हो गया नैतिक दुविधा। और वहां पर अपना डिसीजन ले लिया कि है ना हमको फाइनल करना है, जो होगा देखा जाएगा, तो होगा नैतिक तर्कना। चाहे वह निर्णय वो उसका गलत क्यों ना हो या सही क्यों ना हो, तो जो निर्णय ले लिया जाता है वही होता है नैतिक तर्कना होता है। तो आशा करता हूं कि ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ गया होगा और इसी पर आधारित आपका है ये पूर्व परंपरागत और परंपरागत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए देखिए, अगर नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि लिखने में टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको बता दिए। चलिए, अब आपका पढ़ना है पूर्व। पहला जो अवस्था दिया था उन्होंने, विकास की अवस्था, ये सभी बच्चों पर है, एक्सपेरिमेंट करके बताया कोहलबर्ग ने। पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत अवस्था, इनमें बताया बच्चों की उम्र 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होती है। तो उस स्थिति में बच्चे क्या करते हैं, और फिर इसमें बताया कि इसके 2 चरण भी होते हैं। इसके 2 चरण पर भी चर्चा करेंगे हम। पहले पूर्व परंपरागत जान लीजिए, और इसके 2 चरण, इसी के अंतर्गत 2 चरण आता है। तो इसको हम पहले करेंगे पहला चरण के बारे में। पूर्व परंपरागत की अवस्था अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत अवस्था का आयु बच्चों में कितना निर्धारित किया गया था, तो वो 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक निर्धारित किया गया था। इनमें बताया गया था दंड और आज्ञा कारण, दंड और आज्ञा कारक, दंड और आज्ञा कारक उन्मुख, चलिए, तो जब भी आए दंड और आज्ञा कारक उन्मुख, किससे संबंधित है, तो ये पूर्व परंपरागत अवस्था से संबंधित है। 4 से 10 वर्ष की अवस्था में बच्चे के अंदर दंड और आज्ञा कारक उन्मुख डेवलप होता है। दूसरा चरण है आपका साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुखता लिख लीजिए इसको, उन्मुखता। चलिए,
दोनों वर्ड समझिएगा। दूसरा चरण यहां लिख देते हैं, दूसरा चरण, क्योंकि पूर्व परंपरागत के दो अवस्था को दो चरणों में डिवाइड किया था कोहल वर्ग ने। तो वही है, एक पहला है दंड और आज्ञाकारक उन्मुक्ता। इनमें कहा गया दंड और कि इसमें बच्चे अगर आज्ञा का पालन करते हैं तब तो ठीक है, और नहीं आज्ञा का पालन करने पर उन्हें क्या मिलता है, दंड मिलता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर नियम का पालन करोगे तो ठीक है, नहीं तो दंड मिलेगा, यह कौन सी अवस्था है कोहल वर्ग से संबंधित, तो यह पूर्व परंपरागत अवस्था से संबंधित है। दूसरा में है साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुक्ता। इसमें बच्चे की आयु जो है 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक रखा गया, 13 वर्ष कोहल वर्ग ने। इसमें कहा कि बच्चे हैं जो इसमें क्रिया आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आपस में आदान प्रदान, आपस में आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में 10 से 13 वर्ष में, वो अपना कॉपी दूसरे को, दूसरे का कॉपी अपना रख लेते हैं, जो उन्हें पसंद आता है कि तुम मेरा ले लो, मैं आपका ले लेता हूं, अदला बदली कर देता है। इसमें जो होते हैं, इसको आप दूसरा शब्दों में कह सकते हैं जैसा को तैसा, जैसा को तैसा, टिट फॉर टैट। जैसा हम करेंगे वैसा वो बच्चा सामने वाला भी करेगा, तो इसको टिट फॉर टैट की श्रेणी में रखा गया है। जैसे एक छोटा सा बच्चा, हम अपना गांव का उदाहरण देते हैं आपको, एक छोटा सा बच्चा अपना ही था, अपने चाचा में, मेरा घर में खुद की बात है, तो एक था, तो उन्होंने दोनों आपस में झगड़ा कर लिया। दोनों की उम्र है जो 10 से 13 वर्ष के बीच में है, और उन्होंने क्या किया, झगड़ा कर लिया, तो किसी कारण से भूल से कुछ पत्थर से उठाकर मारा, तो उसकी क्या हो गई, माथे में चोट लग गई, थोड़ा सा खून बहना शुरू हो गया, लग गया चोट, बहने लगा खून, बच्चा था। दूसरा बच्चा जो क्या किया, दूसरा बच्चों ने कहा कि अगर हम घर जाएंगे तो मेरा पापा और मम्मी हमको बहुत मारेंगे, ऐसा करो तुम भी पत्थर उठा के हमको क्या करो, मार दो। बच्चे को भी, वो बच्चा जिसको माथा फूट गया था, वो भी पत्थर उठाया और उसको क्या किया, माथा पे मार दिया, और उससे ज्यादा चोट लग गया, इसको गड्ढा हो गया, फूट गया बहुत ज्यादा, दोनों को अस्पताल ले गया, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चे जो है जैसा को तैसा कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा टिट फॉर टैट की नीति। जैसे एक उदाहरण और देते हैं आपको, हम अपना ही उदाहरण देते हैं, हंसी आएगा इसमें। साधनात्मक सापेक्षावादी, सापेक्ष, जैसा सामने वाला करेगा वैसा ही हम करेंगे, है ना, तो उसी को कहा जाता है। इसमें जैसे हम अपना उदाहरण देते हैं, बचपन में हम भी इस अवस्था में थे। मेरा एक भाई था जिसका नाम राबो, राबो कहता है, राबो। तो राबो जो था, मतलब मेरा भाई जो था, प्यार से नाम उसको राबो, राबो, रविवार के दिन हुआ था इसीलिए उसका नाम राबो। राबो जो था, उनको है जो दोनों साथ में खेलते थे, पढ़ते थे भी, और दोनों साथ में सोते थे भी। तो सोने के क्रम में हम दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे कि तुम मेरे पीठ को खुजला दो और मैं तुम्हारे पीठ को क्या करूंगा, खुजला दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। मैंने आधा घंटे तक उसको पीठ को खुजलाया। आधा घंटा होने के बाद उसको कहें कि तुम खुजलाओ, और वो गया सूत। क्या गया, सो गया। अब हम उसको उठा रहे हैं, राबो उठो ना, मेरा पीठ भी खुजला दो। कह रहा हमको नींद आ रहा है। ले भैया अब क्या होगा, गया काम। तो उस तर्कना को साधनात्मक सापेक्षावादी नहीं कहेंगे, हाँ बदले में वो हमें खुजला देता, तब उससे कहते हैं साधनात्मक सापेक्षावादी। तो आशा करते हैं कि आप लोग को क्या आ गया होगा समझ में ये वर्ड। चलिए अब है दूसरा नंबर पे जाते हैं, दूसरे नंबर में चलते हैं। दूसरा नंबर है परंपरागत अवस्था। परंपरागत, ये तो शायद अभी देखें, अभी आपका हो गया
ये सब है पहला वाला का 2 चरण बताए थे उसमें, पहला वाला का। दूसरा वाला का जो है यहां से होगा परंपरागत, परंपरागत अवस्था। इसको जो लिखाए थे 10 से 13 वर्ष, वो वाला नहीं रहेगा, वो उसमें रहेगा 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष वाला में कर लीजिएगा उसको। यहाँ 10 से लिखा गया था साधनात्मक सापेक्षतावादी में, उसका दूसरा चरण था, लेकिन उसमें लिखा गया था आपका 10 से 13 लिखा है। 10 से 13 हो जाएगा दूसरा वाला, दूसरा अवस्था में हो जाएगा, तो आप लोग सुधार लेंगे वहां पर 10 से 13 वर्ष इसमें आ जाएगा। चलिए, इसमें है पहला चरण, क्योंकि इसका भी 2 चरण है। पहला चरण है इसका, पहला चरण कहता है गुड बॉय एंड गर्ल, अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। गुड बॉय एंड गर्ल बनने की उन्मुखता, बनने की उन्मुखता लिख लीजिएगा आप लोग, ये आपका है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे के सामने अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बशर्ते उसका नियम फ्लो पालन नहीं करते हैं। इस अवस्था में दूसरे के सामने दिखा देंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, इस टाइप का काम हम करते हैं, अच्छा हमारे अंदर है, यानी सीधा सीधी आप जान लीजिए कि इसमें लड़का लड़की जो है अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये उसका पहला चरण हो गया। दूसरा चरण में आता है इसका गुड बॉय एंड गर्ल बनने की। यहां पर लिख सकते हैं दूसरे के सामने, दूसरे के सामने अच्छे बनने की कोशिश करना, अच्छे बनने की कोशिश करना, कोशिश करना। ये किसमें आएगा, परंपरागत अवस्था में। अब आपको उदाहरण देके पूछ देगा कि अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता कोहल वर्ग के किस अवस्था से संबंधित है, तो परंपरागत अवस्था से। परंपरागत अवस्था का आयु काल क्या होता है, 10 से लेके 13 वर्ष तक की अवस्था को होता है। दूसरा इसका चरण आता है दूसरे चरण, दूसरे चरण। दूसरा चरण में आता है कानून, कानून के आदर, आदर करने की उन्मुखता। मतलब जो हमारे देश का कानून है ना, उस कानून को फ्लो करना चाहता है, हम आदर करते हैं। तो बच्चे इस अवस्था में आप सीख जाते हैं कि कानून को आदर करने की अवस्था, इसी में आ जाता है बड़ों को सम्मान करना, बड़ों को रिस्पेक्ट, आदर करना, आदर करना, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को पालन करना, सरकार के नियम कानून, नियम कानून, कानून को पालन करना, पालन करना। नियम अच्छा है तो ठीक है, नहीं नियम है तो तोड़ भी सकते हैं। तो ये सभी आ जाएगा दूसरे चरण में, कानून के अंदर आदर करने की उन्मुखता में आएगा। ये सभी आएगा आपका परंपरागत अवस्था में, है ना। जैसे चोरी करना पाप है, गंदे प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वह चोरी करते हैं, तो किसमें आ जाएगा, परंपरागत अवस्था में। यहां पर भी लिख सकते हैं चोरी करने की आदत, यह है परंपरागत अवस्था। तो ये सारी आपको 2 अवस्था समझ में, पूर्व परंपरागत और परंपरागत अवस्था समझ में आ गया होगा। एक आपका बचा हुआ है उत्तर परंपरागत अवस्था, जो 13 वर्ष से अधिक है,
जिसका दूसरा नाम है पक्ष परंपरागत अवस्था। इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। चलिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उत्तर परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था, यह है 13 वर्ष से ऊपर यानी 13 वर्ष से अधिक, 13 वर्ष से अधिक उम्र के बालक, अधिक तो आते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था। इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए, इसका दूसरा नाम है पक्ष परंपरागत अवस्था। ये दोनों नाम एक ही हैं। उत्तर परंपरागत अवस्था के कार्यकाल कितने वर्ष की अवस्था में होता है? तो 13 वर्ष से अधिक की अवस्था होता है। इसमें पहला चरण देखें, इसमें 1 मिनट रहिएगा। थोड़ा बने रहेंगे वीडियो में। सामाजिक अनुबंधन अवस्था पहला चरण में होता है। सामाजिक अनुबंधन की अवस्था या उन्मुखता भी लिख सकते हैं, उन्मुखता। इसमें जो है बच्चे बैलेंस करते हैं। किसका बैलेंस करते हैं? सामाजिक को, समाज के नैतिक मूल्यों को वह बैलेंस करते हैं। तो बराबर नैतिक मूल्यों को, बराबर नैतिक मूल्य को बैलेंस करते हैं। और एक इसका है अगला चरण, तो इससे भी संबंधित अगर पूछ देगा सामाजिक अनुबंधन की उन्मुखता किससे संबंधित है, तो उत्तर परंपरागत अवस्था से संबंधित है। दूसरा चरण में आता है इसको अगर दूसरा पॉइंट अगर देखें, कानून के नियमों में लचीलापन, कानून के नियमों में लचीलापन, ये सभी किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका उत्तर परंपरागत अवस्था या पक्ष परंपरागत अवस्था में आ जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से रखेंगे। और दूसरा एक बचा हुआ है, ये भी आप लोग देख लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए हमको। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता, सार्वभौमिक नैतिकता। ये दूसरा चरण इसका भी खत्म हो गया। इसमें है स्वयं नियम बनाना, स्वयं क्या बनाना? नियम बनाना। इसके साथ साथ और भी आ जाते हैं, जैसे कोई अगर व्यक्ति कह दे कि मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, और वह खा ले, ऐसा नहीं होगा। हम भूखा रहेंगे तो वो भी भूखा रहेगा, हम नहीं खाएंगे तो वो भी नहीं खाएगा। मैं नहीं खाने के लिए, ना खाऊंगा ना तुम्हें खाने के लिए दूंगा। तो ये होगा सार्वभौमिक नैतिकता, है ना। तो आशा करते हैं ये दोनों वर्ड आपका समझ में आ गया होगा। कहाँ जहां भी अगर आप टॉपिक में आपको पूछ दिया जाए कि बताइए स्वयं नियम बनाना, है ना, या फिर सार्वभौमिक नैतिकता, नैतिक की उन्मुखता लिख दीजिए। उन्मुखता किससे संबंधित है? कुहल वर्ग से किस अवस्था से संबंधित है? तो उत्तर परंपरागत से संबंधित है।
और ये ध्यान में रखिएगा 13 वर्ष से अधिक आयु होता है तब। तो ये सभी है जो आपको एक्सपेरिमेंट किया और हम लोग के पास छोड़कर चले गए, कौन? कोहलवर। और आज हम उसकी गुणगाथा को गाते हैं क्योंकि इन्होंने प्रमाणित कर दिया था कि बच्चे में ऐसे ऐसे भावना होती है। तो आशा करता हूं कि ये सभी टॉपिक आज कोहलवर का जो है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं चाहे एस्टेट की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं तो आप लोग को यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए। और हाँ, बहुत सारे ऐसे हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे अनुरोध है थोड़ा लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं। बाकी जो किए हुए हैं ऑलरेडी वो शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।